अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाइस इस ब्लॉग के अंदर हमारे स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार याद सादिक साहब जो है उनकी बेबसी, जमहूरियत की बेबसी और आज उन्होंने जो असम्बली के अंदर फरमाया है और माजी के उनके बयानात भी 2 दिन पहले के क्या थे, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मुल्क में किस हद तक डेमोक्रेसी है और ये शायद ये स्टेटमेंट आपकी नज़रों से गुजरी भी है पाकिस्तानियों के। शायद आप लोगों ने इसके ऊपर इस हद तक सोचा नहीं, मतलब मैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत फ़ील करता हूँ। मुझे तो बड़ा एहसास होता है कि हम किस कदर बेबस है जमहूरियत इस मुल्क के अंदर, उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक स्टेटमेंट कल की अरीबिन गंडापुर साहब की थी। उसने कल भी जब वो स्टेटमेंट मैंने भी सुनी तो उस टाइम पे मुझे भी लगा कि यार ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फेडरेशन और सूबा क्या ये 2 अलग-अलग इकाइयाँ हैं? कहाँ पर मामलात जा कहाँ पर रहे हैं? यही मैं बार-बार चीखता आ रहा हूँ कि एड्रेस करें इश्यूज़ को, एंगेज करें, बात करें, बैठे इकट्ठे। लेकिन पता नहीं हुकूमत और हमारे जो मुक़्तदर और हमारे जो पावरफुल सर्कल्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं इस मुल्क के, वो कहाँ पर खोए हुए हैं। तीसरा, आज जमहूरियत ही की एक और मिसाल हमें रहीम यार खान से मिली है, जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन था एनए 171 का। उसके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। छोड़ दीजिए कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन अब तक जो नताइज आए हैं और जैसे आए हैं, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज़ स्पीकर साहब से स्टार्ट करते हैं। अय्याज़ सादिक साहब मुस्लिम लीग नून के एमएनए लाहौर से जीते हुए हैं और एक रीज़नेबल शख्सियत हैं। बाकी जो लीडरान की ज़ुबान और उससे कंपैरिज़न में सरदार याद सादिक साहब को मोतदिल मिजाज का स्पीकर या मोतदिल मिजाज का सियासतदान कंसिडर किया जाता है। स्पीकर साहब को भी बहुत सारी रिजर्वेशंस थी पहले जब ये 10th ऑफ सितंबर वाला वाकया हुआ, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 के करीब एमएनएज़ पार्लियामान के अंदर से उठाए गए। तो किसी ने कहा बाहर से उठाए गए हैं, किसी ने कहा ये किया गया, किसी ने कहा वो किया गया। और यहाँ पर एक चीज़ मत भूलिएगा कि उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि मैं मैसेजेस करता रहा स्पीकर साहब को अपडेट करने के लिए कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। लेकिन एट दैट टाइम सब शायद इशाइये के अंदर मसरूफ़ थे और खाने के अंदर मसरूफ़ थे। और आज जब उन मेंबर्स को प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर असेंबली में लाया गया है, तो वहाँ पर शेख वकास अकरम साहब की स्पीच, ज़ैन कुरैशी साहब की स्पीच, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की स्पीच और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के सामने कैसे पिस्टल रखा गया और वो तमाम हक़ाइक़ उन्होंने सामने रखे हैं। वो पिक्चर जमहूरियत के लिए कोई बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है। वो जमहूरियत के लिए पिक्चर जो है ना वो बड़ी ब्लीक है, बहुत डार्क सी सिचुएशन है। अब यहाँ पर शेख वकास अकरम साहब की जो स्पीच थी, जिन्होंने पूरा वो मंज़रकशी करके दिखाई कि जनाब फ़लाँ फ्लोर के फ़लाँ कमरे के अंदर मैं और ज़ैन कुरैशी थे, लाइटें बंद हुई, हमने लॉक किया कमरा, फिर लाइटें ऑन हुई और हमें लगा कि जान छूटेगी, ये होगा, वो होगा एंड ऑल दैट। उन्होंने बाकायदा माइन्यूट डिटेल्स के साथ शेख वकास अकरम साहब ने वो सारी की सारी डिटेल्स ऐवान के सामने रखी हैं और तब ऐवान जो था, जो पूरे पाकिस्तान से इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड या जो असेंबली में पहुंचे हुए लोग हैं, वो खामोशी से सुन रहे थे उनको कि वो जो सारी स्टोरी सुना रहे थे। वो स्टोरी सुनाने के बाद जब मुकम्मल हकीकत के कैसे असेंबली के अंदर से बंदे उठाए गए थे नकाबपोशों की जानिब से, उसके बाद स्पीकर नेशनल असेंबली जो है उनको सरदार याद सादिक साहब जो हैं उनको ये कहना पड़ गया कि जनाब वाला मैं खुद सोच रहा हूँ कि मुझे इस कुर्सी के ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मेरी ज़ाती राय 2 उसके अंदर जो मेरा टेक है 2 उसके अंदर चीज़ें हैं। स्पीकर साहब, एक तो आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की मौलाना फजलुर रहमान साहब से गुफ्तगू करते हुए कि जब वो उन ब इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर फेडरल लॉजेस से बंदे गिरफ्तार किए गए थे, तो उसके बाद ये कानून बनाया गया कि जनाब फेडरल लॉजेस भी स्पीकर के अंडर आएँगे और इसको भी पार्लियामान का हिस्सा कंसीडर किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आपने कानून बना लिया। फेयर एनफ, आपने डिसाइड कर लिया। इसी तरह पहले तो आइडियली तो ये होना चाहिए स्पीकर साहब कि आप इस हद तक इंक्वायरी करें, आप इस हद तक जाएँ कि तमाम लोग जो किसी भी महकमे, किसी भी डिपार्टमेंट के इन्वॉल्व थे, उनको सख्त से सख्त सजाएँ दें। आज ये तहरीक-ए-इंसाफ है, कल को याद सादिक साहब आपने होना है अपोज़िशन के अंदर, आप भी ऐसे ही उठाए जाओगे। तमाम दरवाज़े मत खोलिए, हर जगह के, हर हर घर के, हर पार्लियामान के दरवाज़े ऐसे मत खोल दीजिए और उसके ऊपर बेबस होकर मत बैठ जाइए कि कल को आप जस्ट बिकॉज़ कि आज आपकी पार्टी हुकूमत में है, तो आप हर फिस्तायत का साथ मत दीजिए। इसको इंक्वायर कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, सज़ाएँ रिकमेंड कीजिए और सज़ाएँ दिलवाइए, एफआईआर्स दिलवाइए, तब जाकर बात आपके गले से उतरेगी। सेकेंडली दूसरा कि आप इसके ऊपर अगर रिज़ाइन कर जाते हो, तो मैं ये समझूँगा कि मेरे मुल्क का जो इलेक्टेड लोग हैं, जिस तरह भी इलेक्टेड है, 47-45 वाली कहानी आज के इस मौके के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मेरे मुल्क के जो नुमाइंदगान हैं, जो अवामी नुमाइंदगान हैं, जिनका एक-एक हल्के से कई-कई लाख लोग वोट करते हैं उनको असेंबली में पहुँचाने के लिए, उन सब का हाउस इतना बेबस है, एक रबर स्टैंप है कि वहाँ का स्पीकर कुछ नहीं कर सका और स्पीकर ने जब दर्द भरी सदाएँ सुनी, स्टोरी सुनी कि कैसे इलेक्टेड लोगों को पार्लियामान के अंदर से गिरफ्तार किया गया, तो वो रिज़ाइन कर गए। बेबस मत हो, बेबसी मत दिखाइएगा, कमज़ोर लोग होते हैं और अगर आप बेबसी दिखाते हैं, तो मैं इसको भी कहूँगा कि ये जमहूरियत के मुँह के ऊपर
सरदार याद सादिक साहब थप्पड़ मारकर साइड पे हो गए। प्लीज जमहूरियत के मुंह पर थप्पड़ मत मारिए, कमजोर तरीन जमहूरियत है, इसको एम्पावर कीजिए, अपना किरदार अदा कीजिए। सिर्फ स्पीकर का मतलब ये नहीं होता कि आप वहां पर बैठ कर कहें जी आप बात कर ले और आप बात कर लें। ये आज आपका इम्तिहान है स्पीकर साहब, सरदार याद सादिक साहब, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंचे तो आज आपका इम्तिहान है, आपके कैरेक्टर का, आपके ओहदे का, आपकी सियासत का, आप किस हद तक जमहूरी हैं। इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ आपके पास है कि आप किस हद तक मजबूती के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं कि यार ये मामला मंतकी अंजाम तक जाएगा। बहरहाल लेट्स सी, लेकिन ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगा कि सरदार याद सादिक साहब के मुंह से कि मुझे इस कुर्सी के ऊपर भी होना चाहिए या नहीं। बड़ी ग्रेसफुल स्टेटमेंट थी ये, बहुत मोतबर और बड़ी वो कह लीजिए ना कि बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी। मुझे अच्छा लगा सुनकर कि उनको एहसास है कि किस हद तक बड़ा ब्लंडर हो गया है। और इसीलिए मैंने आपको पहले दिन कहा था, जब ये 10 सितंबर वाला वाकया हो रहा था, जब ये कार्रवाइयाँ जारी थी, तो मैंने तब कहा था कि ये वाकया, ये इंसिडेंट, ये डे ऐसे बैकफायर करेगा कि हुकूमत इसके ऊपर वजाहतें देती फिरेगी और लोग मानेंगे नहीं। और अब वही हो रहा है कि ये हुकूमत अब जब जब तक रहेगी और जब तक ये सियासी जमात ऐसे चलेगी, ये वजाहतें देते फिरेंगे कि जनाब ये नहीं हुआ था, वो हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो हुआ था। अब एक हल्का रहीम यार खान का, जहां पर ज़िमनी इंतखाब था और वहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर मुकाबला दिखाई दे रहा था, और उस ज़रा मुकाबले के कुछ रिजल्ट्स हैं। वो रिजल्ट्स आप ज़रा सुनते जाइएगा और आप इंजॉय करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मामलात कैसे चलाए जा रहे हैं। कैसे जमहूरियत का मतलब क्या होता है कि आप और मैं इलेक्ट करें कि जनाब किसने असेंबली में जाना है, किसने नहीं जाना। और इस जमहूरियत का सेहरा, मौजूदा जमहूरियत का सेहरा हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाता है, हमारे इलेक्शन कमिश्नर को जाता है, हमारे मौजूदा लोग जो हैं मुक़्तदिर उनको जाता है, हमारे सियासतदान जो उनको जाता है। मौजूदा जमहूरियत का जो है, वैसे तो हमेशा ही इस तरह के मामला चलते आते हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन अब की जमहूरियत का चेहरा कोई बहुत ही खूबसूरत है। ज़रा इमेजिन कीजिएगा, NA 171 है, ज़िमनी इलेक्शन है, पीपल्स पार्टी को पड़ते हैं एक पोलिंग स्टेशन में 1450 वोट, पीपल्स पार्टी को। रहीम यार खान से तहरीक-ए-इंसाफ की सीट खाली हुई थी एक वफात के बाद। 1450 वोट्स पड़ते हैं और तहरीक-ए-इंसाफ को पड़ते हैं 2 वोट्स। और फिर जब काजी साहब बात करते हैं ना जमहूरियत की, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है सुनकर के काजी साहब जब बात जमहूरियत की कि आइन और जमहूरियत और जमहूर किस कदर मुकद्दम है, ये बड़ा खूबसूरत लगता है एट दैट टाइम सुनकर। आगे चलिए, तो एक और अबूज़र सलमान न्याई साहब ने ट्वीट किया हुआ ये कि टोटल वोटर है एक पोलिंग स्टेशन के 2939, ज़िमनी इंतखाब में 2002 वोट का कास्ट हो जाते हैं। इसमें 65 वोट इसमें पड़े हैं तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार या जो उनके उम्मीदवार थे, और 1930 वोट पड़े हैं यहाँ पर पीपल्स पार्टी को। और फिर मियाँ वाली कुरैशियाँ NA 171, PTI को 189 वोट्स पड़े हैं, पीपल्स पार्टी को पड़े हैं 596 वोट्स। आगे चलिए, तो NA 171 के जो कुछ और मतलब कमाल हुआ है ना, कहीं पर अखीर के रिजल्ट आ रहे हैं 231, 321, 148 एंड 541 पीपल्स पार्टी को पढ़ रहे हैं वहां पर। फिर आगे 114 पढ़ रहे हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को, और 411 पढ़ रहे हैं पीपल्स पार्टी को। सो बहरहाल ये सीट भी अब फॉर्म 45 रखे जाएंगे आपके सामने, जो हम आप और हम शोर में चाहते हैं ना, फॉर्म 45 प्रोसीजर तरीकाकार, वो सब तरीकाकार अडॉप्ट करके अब आपके मेरे सामने फॉर्म 45 रखे जाएंगे, जैसे मुल्तान वाली सीटों में रखे गए थे। गिलानी साहिबान और कुरैशी साहिबान का जो ज़िमनी में बाद में मुकाबला हुआ था, तो वो भी आपके, और मुझे याद है कि कहानी कहाँ की कहाँ गई थी। आई एम सॉरी, स्वेटिंग भी है थोड़ा-सा, मुझे फ्लू भी है, सो आई हैव टू यूज़, आई एम सॉरी फॉर दैट। गैर इखलाकी सी हरकत है, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। एनीवेज़ आगे बढ़िए, तो एक स्टेटमेंट जिसने आज कुछ सोच विचार रखने वाले लोगों को, स्टेटमेंट तो ख्वाजा आसिफ साहब की थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ मुतदिल लोग जो गलत को गलत और सही को सही कहने की जुर्रत रखते हैं, उनकी जानिब से इसके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है। और उन जो सही को सही और गलत को गलत रखने वाले चंद नाम सरफेस किए हैं ना अभी रिसेंटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उसमें से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी एक नाम है। पढ़े लिखे आदमी हैं, सोचते हैं और सोच कर बात करते हैं, सोचते हैं और सोच कर लिखते हैं। उनकी जानिब से भी और काफ़ी सारे और लोगों की जानिब से भी स्टेटमेंट के ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है। वो रद्द-ए-अमल किस स्टेटमेंट के ऊपर है? बड़ी ही खतरनाक और बारीक सी स्टेटमेंट थी वो, शायद लोगों ने उसको पिक नहीं किया। उस हद तक आज नेशनल असेंबली के अंदर भी अली अमीन गड्डापुर साहब की वो स्टेटमेंट डिस्कस हुई है कि मैं अपने सूबे के अमन के लिए डायरेक्टली अफ़गानिस्तान से बात करूँगा, और वो यहाँ पर काम रुका नहीं है, आज उनकी मुलाकात भी हो गई है। इस सिलसिले में हुई है, नई सिलसिले में हुई, या मतलब आज एक उनकी मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफ़गान कौंसल जनरल हाफ़िज़ मुहिबुल्लाह शाह की मुलाकात, हाफ़िज़ मुहिबुल्लाह शाकी की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर बशमूल बामी तिजारत के फ़रोग़, इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, सूबे में मुकीम अफ़गान शहरियों को दरपेश मसाइल के हल समेत दीगर मामलात पर तबादला ख़याल। खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान के अवाम के दरमियान कई किदरें मुश्तरक हैं। सरहद के पार लोग लिसानी, मज़हबी, सकाफ़ती और इंसानी रिश्तों में बंधे हुए हैं।
ब्ला 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 ब्ला, ये लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आई है, प्रेस रिलीज आई है, बहुत अच्छी बात है, मुलाकातें होनी चाहिए। प्रॉब्लम कल वाली स्टेटमेंट है कि सूबा डायरेक्टली किसी भी अक्रॉस द बॉर्डर किसी भी मुल्क से कैसे बात कर सकता है, इसके ऊपर मुझे भी एतराज है। कैसी भी हुकूमत हो, कुछ भी हो, हमारा मुल्क एक है। कल को बलूचिस्तान, सिंधी कुछ भी उठ कर ये बात करें तो दिस इज नॉट राइट। लेकिन एट द सेम टाइम आपको खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल को खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों के जरिए एड्रेस करना पड़ेगा। आप यहाँ पर बैठकर शहबाज शरीफ साहब सूबे को की एक हुक्मरान जमात को साइड पे करके तो उस सूबे के मसाइल को एड्रेस करना चाहे तो मुमकिन नहीं होता। उसकी एक मिसाल आपके पास बलूचिस्तान है पहले, तो वो मॉडल मत दोहराया करें वो कि आप सूबे में अपने लोग उठाएंगे, उनको वहां पर वो डाल देंगे लोगों को और उसके बाद उनके जरिए आप एड्रेस करना चाहेंगे मसाइल को, वैसे नहीं होता। अरगीमन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट, आई डोंट एग्री, मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं उनकी स्टेटमेंट से कि सूबा डायरेक्टली बात करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सूबा एक रियासत है, रियासत की उसकी एक हिस्सा सूबा भी है, वहां के अवाम पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी रियासत पाकिस्तानी हुकूमत ही बात करेगी। हाँ, हुकूमत की नहली के ऊपर सवाल जरूर बार बार किया जाना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मौजूदा हालात हैं, आप कहाँ पर है, विफाक कहाँ पर है, विफाक की पॉलिसी क्या है, विफाक अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, किस हद तक निगोशिएट कर रहा है, किस हद तक मुज़ाकरात कर रहा है, उस एक चीज के ऊपर बार 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 अली अमीन साहब को बात करनी चाहिए। उनके सूबे के अंदर हालात वाकयात क्या हैं। आज आयशा गुल अली की हमारी पुरानी सियासतदान थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक होता था, आयशा गुल अली साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद मुझे तो लगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह मीडिया कवरेज मिली है उनको कि शायद अगली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की उम्मीदवार ही ये हैं और इतना बड़ा चेहरा है कि इतना बड़ा नाम है, आयशा गुल अली साहिबा के पास तरतली पे आ जाएगी, दुआई हो जाएगी। तो उन्होंने भी कुछ पॉइंट इस तरह के रेज़ किए हैं कि जनाब वहाँ के हालात वाकयात क्या हैं और उनको मिसयूज़ किया जा रहा है, पॉलिटिक्स की जा रही है एंड ऑल दैट। मैं इन तमाम स्टेटमेंट से किसी से मुत्तफिक नहीं हूँ। जहाँ पर प्रॉब्लम होगा, वहाँ पर उस प्रॉब्लम के लिए आवाज़ें भी उठेंगी। उन आवाज़ों को आपको एड्रेस भी करना पड़ेगा और आपको करना चाहिए। मुल्की हालात इसी तरह बेहतर होते हैं कि आपको उन तमाम मसाइल को, चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा। वो कोई भी सूबा हो, किसी की भी हुकूमत हो, भूल जाएँ। इवेंचुअली अगर आप कहते हैं कि वफ़ाक या पूरा मुल्क एक मुल्क, तो फिर पूरे मुल्क के मसाइल को भी अपने मसाइल समझकर हल किया करें। अगर आज पीएमएलएन की गवर्नमेंट है सेंटर में, तो इसका मतलब नहीं है कि आपके मसाइल सिर्फ पंजाब की हद तक है क्योंकि आपकी सीएम है वहाँ पे, और सिंध पीपल्स पार्टी का तो आपके मसाइल नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में के पीटीआई की हुकूमत है तो आपके मसाइल नहीं है। वो तमाम चैलेंजेस भी फिर आपके अपने चैलेंजेस हैं। बहरहाल इसके ऊपर आई होप एंड आई प्रे कि बहुत जल्दी सैनिटी प्रिवेल करे और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा हालात को लेकर, वो तमाम लोग इकट्ठे बैठकर इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएं, वरना हालात वाकयात ख़राब होते पता ही नहीं चलता कि एक चिंगारी अल्लाह ना करे उठती होती है और वो कहाँ की कहाँ ले जाती होती है। और फिर बदकिस्मती से मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये शहबाज शरीफ साहब को कोई समझाने वाला नहीं है। इतने इनके वजीर, इतने इनके मुशीर हैं, पता नहीं कर क्या रहे हैं। मतलब बस मेरियां आनियां जानियां वेखो, मेरे सूट वेखो, मेरियां टाइयां वेखो, मेरे खाने वेखो, बस ए वेखी जाओ। और यार जो तुम्हारे भाई काम करने वाले शहबाज साहब, वो काम करो यार। हम आपके हर उस दिन जहाँ पर आप हालात वाकयात नॉर्मल सियासत के होंगे, हम हर उस दिन आपकी सीट, आपकी जमात की परफॉर्मेंस और आपके फॉर्म 45, 47 की सियासत के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपके असल चैलेंजेस जो हैं, वो ये वाले चैलेंजेस हैं, जिनकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे, शायद या आप खुद से गाफिल बैठे हुए, आप ध्यान देना नहीं चाहते हो। मैं तो यही कहूँगा कि जब आप एड्रेस ही नहीं करोगे एक सूबे को, उसके मसाइल की बात ही नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, तो फिर लोग इस तरह की बातें करते हैं और ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन वफाक को भी यहाँ पर होश के नाखून लेने चाहिए।